हेलो गाइस। तो आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद फिर से उपस्थित हुआ आपके बीच। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इस कारण से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। खैर वीडियो आएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया था और उसमें चर्चा हुई थी इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और उस दिन मैंने कहा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन। और पार्शियल डिसोसिएशन होने के कारण क्या होता है कि कुछ आयंस बनते हैं और कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं। तो वहां पर जो आयंस बने और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बच गए, उस दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, यानी पार्शियल आयनाइजेशन होता है। तो वो आयनाइजेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड ये थ्योरी दिया गया था आर्नियस साहब के द्वारा। तो कहता है कि आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है ना। तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन पर बात हुई है। बात क्या हुई है, इनका कहना यह हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीज होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर लिखेंगे according to this theory, the ionization of weak electrolyte increases with अब यहां पर जो है कि इंक्रीज करता है, कैसे कैसे। तो कहता है पहला, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये तो आसान सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है उसमें मोशन आएगा। तो इस कारण से कहता है कि वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो देखो भाई, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, जिसके कारण से क्या होगा कि मॉलिक्यूल टूटेगा और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद तब आता है क्या, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये किसका, ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर क्या कह रहे हैं, ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना, कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन इंक्रीज करना चाहते हो तो आर्नियस साहब का कहना यह है कि द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ, पहला पॉइंट इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तीसरा पॉइंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि n बाई बी वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, मोल की संख्या, मोल की मात्रा घटा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल घट रहा है और सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो, तो श्योर शॉर्ट है कि यहाँ पे क्या होगा कि उसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये 3 रीजन है। ठीक है। तो अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, तो ये कह दोगे। चलो, अब ये चीज जो है और भी क्लियर होता है किससे, तो ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से। ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ओस्वाल्ड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या है कि इनका लॉ क्या कहता है, तो ये लॉ या कैलकुलेशन एक रिलेशनशिप दिया किसके किसके बीच में, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और कंसंट्रेशन के बीच में। तो लिखेंगे कि दिस लॉ पुट फॉरवर्डेड a relationship between degree of ionization ये बता चुके हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसको कि अल्फा से डिनोट किए थे, एंड concentration of reactant। ठीक है ना, तो यहां पे ये रिलेशनशिप दिया गया था किनके द्वारा, ओस्वाल्ड साहब के द्वारा, इसलिए क्या लिखा हुआ ओस्वाल्ड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या इसी को लॉ अगर बोलते हैं तो कहते हैं ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग आगे देखते हैं, पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट Ba which is ionized। ठीक है, तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं जिसको कि आयोनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब आयोनाइजेशन होता है तो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये Ba है, तो Ba जब टूटेगा क्या बनाएगा, B प्लस और A माइनस। नहीं, जैसे B फॉर बेस मान लो, A फॉर एसिड, तो बेस और एसिड मिल करके क्या बनाता है, सॉल्ट। अब यहाँ पे ये टूटा तो क्या बना, B प्लस और A माइनस। ठीक, अब कहता है कि एट T इक्वल टू जीरो, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, C। ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये C है, C कंसंट्रेशन मान लिया हमने C। तो बना कितना इधर, देखो बहुत बच्चे यही नहीं समझते हैं कि यहाँ पे कैसे जीरो लिख देते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि एट टी इक्वल टू जीरो यानी समय स्टार्ट ही नहीं हुआ, नहीं रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी टी इक्वल टू जीरो है। रिएक्शन जो है, जैसे आपने रिएक्टेंट लिया, तो जब रिएक्टेंट लिया तो उस समय में क्या होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं, जब बना ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब कहता है कि एट टी इक्वल टू टी यानी टी समय के बाद, यानी टी टाइम पे ये डिसोसिएट हुआ, तो कितना डिसोसिएट हुआ, कितना आयनाइज होगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब बताए थे ना क्या, कि कितना भी आप मोल ऑफ रिएक्टेंट ले लो, लेकिन उसमें से आपको देखना है कि एक मोल में कितना टूटता है, और उसको बताए थे अल्फा। तो एक मोल से अगर अल्फा डिसोसिएट होता है तो सी मोल से कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा होगा। और साइन मैंने क्या कहा था कि रिएक्टेंट जो है वो घट रहा है, तो माइनस सी अल्फा होगा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, एक मोल अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो एक मोल है, एक मोल से एक मोल बी प्लस बन रहा है और एक मोल ए माइनस बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक मोल से एक मोल बनता है तो सी मोल से सी मोल बनेगा। तो यहां पर इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि यहाँ पर कह रहा है क्या कि सी अल्फा मोल जो है वो आयनाइज हो रहा है, तो श्योर शॉर्ट है कि यहाँ पे एक से एक बन रहा है तो सी अल्फा से सी अल्फा बनता होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी अल्फा। अब एट इक्विलिब्रियम, यानी कि एट इक्विलिब्रियम जब हम लोग देखेंगे तो इधर यानी बचा कितना है, तो बचा है आपको C माइनस सी अल्फा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा,
और यहां बना कितना, सी अल्फा, सी अल्फा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो इसलिए आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। समझ में आ गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, यहां से एक रिलेशनशिप आएगा K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बताए थे कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1, नहीं, तो यहां पर लिख देंगे कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, और k इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, c अल्फा स्क्वायर, c अल्फा स्क्वायर, और यहां से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का रिलेशनशिप आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू k बाई c का अंडर रूट। तो यही रिलेशनशिप निकाला गया था किनके द्वारा, ओसवाल्ड साहब के द्वारा। बात समझ में आ गई, यही रिलेशनशिप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो है रिलेशनशिप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके बीच में जो रिलेशनशिप दिया गया था उसको मैथमेटिकली सोल्व किया गया ओसवाल्ड साहब के द्वारा, और एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया, ठीक है, और उसी को हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं या ओसवाल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां तक आप लिख लो, ठीक है ना। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर वीक एसिड है, जैसे यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए है ना, डायरेक्ट जनरल ले लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि वीक एसिड के केस में क्या होगा फॉर्मूला, वीक बेस के केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को आगे पीएच भी पढ़ना है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इस सब का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहां तक आप नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आयनाइजेशन इन वीक एसिड, तो यहां पर लिखेंगे आयनाइजेशन इन वीक एसिड, ठीक है, आयनाइजेशन इन वीक एसिड। तो जैसे मान लो वीक एसिड में बताए थे कि एसिटिक एसिड, नहीं, ये भी हमारा क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका आयनाइजेशन कैसे होता है, ठीक। तो सपोज करो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा CH3COOH है, और इसका आयनाइजेशन हो रहा है। तो जब आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये बनेगा CH3COO माइनस, और ये हो जाएगा H प्लस होगा। जैसे इससे पहले बताए थे सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर एट T इक्वल टू 0, ये हो गया C, ये बना कितना कितना 0, एट T इक्वल टू T, ये हमारा आयनाइज होगा माइनस C अल्फा, बनेगा कितना C अल्फा बनेगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग एट इक्विलिब्रियम देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, या इसको आप लिख सकते हो C 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, नहीं। अब यहाँ पर K नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए Ka यानी कि एसिड कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड कांस्टेंट, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ये है फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। तो ये C कैंसिल आउट जैसे वहां पे हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या लिखोगे, फॉर वीक एसिड क्या होगा कि 1, ये अल्फा इज लेस देन 1,
और इसलिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, और तब हम लोग कहेंगे कि देन Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा Ka अपॉन सी। ठीक है, तो ये जो है ये तो ऑलरेडी इससे पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन ये हम लोग वीक एसिड के लिए निकाले। एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को करना क्या है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन में दिया हुआ है H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है सी अल्फा, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना सी अल्फा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा। अब यहाँ पर इस अल्फा का वैल्यू यहाँ अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बराबर C इंटू के ए बाई सी, नहीं के अपॉन सी। अब क्या करना है कि देखो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, तो यहां से कैसे कैसे करोगे सोल्व इसको मैं बताता हूं, कुछ नहीं है। पहले क्या करो कि दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा H प्लस स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू, और इसका रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू के ए अपॉन सी। तो यहां से c और यहां से स्क्वायर में से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ c और यहाँ पर k। इधर क्या हो जाएगा, इधर जो है h प्लस वो h प्लस स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमको निकालना है क्या है h प्लस, तो h प्लस बराबर हो जाएगा अंडर रूट के ए इंटू सी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है अंडर रूट के इंटू सी, वेयर के इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, या उसको हम लोग कहते हैं एसिड कांस्टेंट, और सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन। समझ में गया, यहां तक नोट करो। हालांकि यही चीज जो है जस्ट भी बताएंगे बेस का भी केस, तो एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहां तक पहले आप नोट करिए, ठीक है, तब कोरिलेट करके बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखो हम लोग चलते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक। अब देखो यहाँ पे मिटा दिए हैं, मतलब क्या है कि वेरी सिमिलर प्रोसेस है, इसीलिए जान करके इसको मिटाए नहीं है, क्योंकि आपको बताएंगे कि प्रोसेस देखो कितना सिमिलर है। वीक एसिड का अगर आप जान गए तो वीक बेस का भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर कर दो वीक बेस, कर दिया हमने, और एग्जाम्पल जैसे वहां पर लिए थे उसी तरह से एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो हमने ले लिया NH4OH ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिएक्टेंट साइड में रखो NH4OH, और ये जब टूटेगा तो क्या देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब जैसे वहां पे किए थे at इक्वल टू 0, ये कंसंट्रेशन C है, ये हो गया क्या 0 0, चूंकि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर टी टाइम के बाद जो है सी अल्फा आयनाइज हुआ, तो सी अल्फा बना क्योंकि यहाँ पे एक मोल से एक मोल बन रहा है, एक मोल बन रहा है, ठीक। फिर एट इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पहले लिखे थे एसिड कांस्टेंट, अब क्या लिखोगे बेस कांस्टेंट, ठीक है। Kb हो गया, वहां पर क्या था Ka, यहाँ पर क्या है Kb, तो Kb इक्वल टू, फिर हम लोग ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि एसिड नहीं होगा, क्या होगा वीक बेस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही अल्फा का वैल्यू लेस देन होता है, तो वीक एसिड हो या वीक बेस, तो वीक बेस के लिए अल्फा लेस देन 1, तो क्या हो गया 1 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कहता है देन K इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ये तो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अल्फा का वैल्यू आप अंडर रूट के बाई सी निकाल दिए, तो यहाँ पर K क्या होगा, अब K जो है ये Kb होगा, यानी यहाँ पे Kb लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो कहता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब देखो वहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे, अब यहाँ पर OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी अल्फा इक्वल टू सी, और यहाँ पर हो जाएगा Kb इंटू सी। मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे C और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक C इसका खत्म हो जाएगा, तो Kb इंटू सी होगा, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा क्या Kb इंटू सी का अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या सीखा, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। बात समझ में आ गई ना? तो ये सारा का सारा आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएच के बारे में जानेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पीएच वैल्यू को जानने के लिए आपको लॉगरिथमिक स्टडी होना चाहिए, लॉगरिथमिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना? तो आई विल ट्राई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉगरिथमिक स्टडी कराऊं और उसके बाद तब फिर पीएच वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना? तो हर दिन की तरह मैं जाते जाते यही कहता रहूँगा कि कितना भी मैं पढ़ा दूँ या कोई टीचर पढ़ाएं, आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद पड़ता है तो प्लीज़ खुद तो पढ़ो ही, अपने दोस्तों से भी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ। अगर खुद कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं एक से एक टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हो सकूं, ठीक है ना? तो मिलते हैं आगे के टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।